नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चिरधारी क्लास में। दोस्तों, उत्तराखंड वन दरोगा एग्जाम के लिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वाइज MCQ, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सिलेबस हमने आपको बता रखा है हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में। तो आज यहाँ पे जो हमारा टॉपिक चल रहा था मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, पदार्थ की प्रकृति और उसका जो स्वभाव है उस पर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इस टॉपिक का एक पार्ट हम पहले करा चुके हैं, जिसे हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की थी, और आज एक और पार्ट हम इसका लेकर आए हैं जिसमें अन्य 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आपको बता दें, यदि आपको उत्तराखंड वन दरोगा एग्जाम के लिए मॉडल पेपर प्लस प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो उसकी PDF आपको दी गई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं chirdhariclasses.in। वहां से आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे और वहां से उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको 100 नंबर के मॉडल पेपर और साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी देखने को मिलेंगे उत्तराखंड वन दरोगा एग्जाम के, जो कि 2021 में एग्जाम हुआ था। तो टोटल 17 मॉडल पेपर है, यानी 1700 क्वेश्चनों का संग्रह आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इस PDF को दोस्तों प्रैक्टिस के लिए जरूर लें, लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पहला क्वेश्चन है आज का, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाला युग्म कौन सा है? तो किस युग्म में किन एटमों में उनके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान किसके बाह्यतम कोष में होती है, बाह्यतम कक्षा में होती है? जो एक ही ग्रुप के होते हैं, जैसे यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन है। ये हेलोजन गैस कहलाती है, हेलोजन ग्रुप के अंतर्गत आती हैं और पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में ये 17वें ग्रुप में आते हैं। कौन कौन से हैं हेलोजन गैस? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो यानी ब्रोमीन, आइडो और एस्टेनिन 80। तो इनके जो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो है 7, और इसको अपना अष्टक बनाने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, पदार्थों के विसरण की दर के लिए कौन सा क्रम सही है? तो विसरण की दर सबसे ज्यादा होती है गैसों में, तो इसलिए हमें किसी भी गैस की जो स्मेल होती है वो जल्दी आ जाती है, ठीक है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत जल्दी विसरित हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, उसमें उसके पार्टिकल में विसरण की दर सर्वाधिक होती है। फिर उससे कम होती है द्रव में, और उससे कम होती है ठोस में, यानी सबसे कम ठोस में होती है, फिर द्रव में, और फिर गैस में विसरण की दर सबसे ज्यादा होती है। तो ये इसका बढ़ता हुआ क्रम जो कि बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3, HNO3 नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान है। तो नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन का जो मास होता है वो होता है 1, नाइट्रोजन का होता है 14, और ऑक्सीजन का होता है कितना? 16 होता है। लेकिन यहाँ पे कितने? 3 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 का 48 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 63। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे, एक परमाणु पर कुल आवेश -1 है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन था, 20 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? अब देखो, अगर द्रव्यमान संख्या यानी m अगर हमें ज्ञात करनी है, मास हमें ज्ञात करना है किसी भी एटम का, तो वो होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे -1 आवेश यानी इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसने अपने पास ले रखा है। -1 आवेश किसमें होता है? जिसने एक इलेक्ट्रॉन चार्ज कर रखा है, जिसने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है, और +1 यानी जिसने एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है। तो यानी इसमें मूल रूप से 17 इलेक्ट्रॉन थे, और एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, तब जाके इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हुए। यानी ये कौन सा एलिमेंट से, कौन सा ये एटम है? तो ये है आपका क्लोरीन। तो इसमें मूल रूप से 18 इलेक्ट्रॉन थे, और प्रोटॉन में इसके पास मूल रूप से कितने थे? 18 थे, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन इसने लिया नहीं, इलेक्ट्रॉन लिया इसने, प्रोटॉन तो ये ले नहीं सकता है, इलेक्ट्रॉन लेता है जो भी लेता है। तो कुल मिला के इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? वो है 17, प्लस न्यूट्रॉन की संख्या इसके पास 20 है, तो 20 और 17 ये हो जाएगा 37। तो इसका जो द्रव्यमान संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा 37। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाष्पीकरण की क्रिया द्रव में किस भाग में होती है? तो जो वाष्पीकरण की क्रिया होती है, इवोपोरेशन की क्रिया होती है, वो होती है द्रव के सतही भाग पर, सरफेस पर। तो 5 का हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कैसे होता है?
तापक्रम में परिवर्तन से, बिल्कुल तापक्रम में अगर हम टेम्परेचर में परिवर्तन करेंगे तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में। अगर हम द्रव का तापक्रम जो द्रव है उसका तापक्रम 100 डिग्री तक ले जाएंगे तो फिर वो उसकी अवस्था परिवर्तन हो जाएगी, वो द्रव से गैस में बदल जाएगा। दाब में परिवर्तन करेंगे तो दाब परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ता है पदार्थ की अवस्था पर, और तापक्रम बढ़ने और दाब घटने से इनका भी प्रभाव पड़ता है। तो इनमें से हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 7, गर्म करने पर पदार्थ के ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में चले जाने की क्रिया क्या कहलाती है? पदार्थ अगर सीधे ठोस यानी सॉलिड अवस्था से किस अवस्था में चला जाता है? गैस स्टेज में चला जाता है, तो इस अवस्था को कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन प्रोसेस। और इस सब्लिमेशन प्रोसेस किस किस में पाई जाती है? तो आयोडीन में। आयोडीन में सीधे क्या है? ठोस से गैस में कन्वर्ट होता है। कपूर हो गया, NH4Cl जिसे नौसादर कहा जाता है। तो इनमें ये ऊर्ध्वपतन की क्रिया पाई जाती है। ये सीधे ये सॉलिड होते हैं और ये सीधे लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते बल्कि सीधे गैस में कन्वर्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन, ये वाष्पीकरण है यहाँ पे, ठीक है, वाष्पीकरण, निम्न में से कौन वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता? तो द्रव का क्वथनांक ये वाष्पीकरण को प्रभावित करता है। द्रव की सतह का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वाष्पीकरण होगा। वायु की गति जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा वाष्पीकरण होगा। द्रव का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, जितना हम बढ़ाएंगे बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा वाष्पीकरण होगा। तो ये तीनों प्रभावित करते हैं वाष्पीकरण को, बल्कि वायु का घनत्व ये कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है इवोपरेशन पे, वाष्पीकरण पे। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, एक द्विधनात्मक आयन M का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 14 है तथा परमाणु भार 56 है। इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो देखो, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू परमाणु भार। परमाणु भार यहाँ पे 56 दिया गया है। हमें प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या चाहिए। प्रोटॉनों की संख्या इज इक्वल टू जितना किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर होता है, और वो एटॉमिक नंबर हम कहाँ से प्राप्त करेंगे? इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 8 और 14, तो इनको जोड़कर यहाँ पे टोटल ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू एटॉमिक नंबर ये होता है। तो 14, 8, 22, 24, ठीक है। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या है 24, तो 24 प्लस n इक्वल टू 56। तो n बराबर अब हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो n इक्वल टू हो जाएगा 56 माइनस 24, तो ये हो जाएगा 2 और 5 हो गया 3, 32 हो जाएगा। तो इसमें कितने न्यूट्रॉनों की संख्या है? वो है 32। क्वेश्चन नंबर 10, यौगिक X और Y की संयोजकताएं क्रमशः 3 और 4 हैं, तो उसमें निर्मित यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा? तो अणुसूत्र कैसे प्राप्त करते हैं? जैसे ये यौगिक है X और Y, तो इनकी संयोजकताएं क्या है? X की क्या है? 3 है, तो X की संयोजकता उसके ऊपर लिख दिया हमने 3, और Y की क्या है? 4। अब हमने इसको ऐसा क्रॉस करते हैं, इस 3 को लिखते हैं यहाँ Y के नीचे और 4 को लिखेंगे X के नीचे। तो X 4 Y 3, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। इस प्रकार से किसी भी यौगिक का क्या कर सकते हैं? अणुसूत्र लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान है, तो 1 मोल क्लोरीन गैस का आपको द्रव्यमान ज्ञात करना है। देखो, क्लोरीन का जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो है 35.5, लेकिन यहाँ पे 1 मोल क्लोरीन गैस पूछी गई है, ठीक है। ये क्लोरीन एटम है। क्लोरीन गैस क्लोरीन के 2 एटमों से मिलकर बनती है। तो ये अगर हम बात करें 1 मोल क्लोरीन गैस के द्रव्यमान की, तो 35.5 प्लस 35.5 कितना हो जाएगा? 71 ग्राम। तो 71 ग्राम होता है 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 12, जल में कितना प्रतिशत हाइड्रोजन है? तो यहाँ पे आपको देखो, जल में हाइड्रोजन की प्रतिशतता ज्ञात करनी है। तो जल का जो मोलिकुलर वेट होता है, कुल परमाणु भार होता है, वो 18 होता है। इसमें ऑक्सीजन है 16 ग्राम और 2 ग्राम हो जाएगा हाइड्रोजन। तो 18 ग्राम में 2 ग्राम है हाइड्रोजन, तो 18 ग्राम में जो 2 ग्राम है हाइड्रोजन, ये कितना परसेंट है? तो ये आ जाएगा आपका 11.1%।
ठीक है, इसको आप बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 2 × 100/18, क्योंकि परसेंट निकाला हमने, 18 का 2% हमें निकालना है, तो ये इस प्रकार से 11.1% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता है। तो अमोनिया में जो नाइट्रोजन की संयोजकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये है नाइट्रोजन के ये 5 इसके इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, और ये क्या करता है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, ये 3 हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। तो इसकी संयोजकता क्या है, 3। कितनी साझेदारी कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजनों के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए साझा करने के लिए। तो नाइट्रोजन क्या कर रहा है, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इस हाइड्रोजन के साथ, यानी 3 इलेक्ट्रॉन साझा कर रहा है। तो यानी इसकी वैलेंसी कितनी है NH3 की, अमोनिया की, वो है 3। वैलेंसी से पिछले एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, और पिछले एग्जाम में 2021 में जो दरोगा का एग्जाम हुआ था उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, तो उसके हमारे पास दोस्तों 5 पेपर हैं, 5 प्रीवियस ईयर पेपर हैं। अगर आपको वन दरोगा एग्जाम 2021 के प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोलाइड विलयन के कणों का आकार होता है। तो जो कोलाइड विलयन के कणों का आकार होता है वो सामान्य विलयन के कणों से बड़े होते हैं, और जो निलंबन के कण होते हैं उनसे वो छोटे होते हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, बालू और नौसादर के मिश्रण को किस विधि से पृथक किया जाता है। तो ये पृथक किया जाता है फिल्ट्रेशन से। सी ऑप्शन हो जाएगा, निस्पंदन को अंग्रेजी में फिल्ट्रेशन कहते हैं। बालू में अगर नौसादर मिलाई जाए तो इसके मिश्रण को फिल्ट्रेशन के माध्यम से पृथक किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में कौन जल के साथ कोलाइडी विलयन बनाता है। तो कोलाइडी विलयन जल के साथ कौन सा बनाता है, तो ये बनाएगा गोंद। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। बाकी नमक भी जल के साथ कंप्लीटली सोल्यूबल होता है, पूर्ण रूप से मिल जाता है। तो नमक प्लस वाटर, तो ये तो एक क्या है, होमोजीनियस सॉल्यूशन है, प्योर सॉल्यूशन आप इसको कह सकते हैं, होमोजीनियस, क्योंकि कोलाइड विलयन एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है, हेट्रोजीनियस, और ये क्या है यहाँ पे होमोजीनियस। गोंद प्लस वाटर, ये क्या है, हो जाएगा कोलाइड सॉल्यूशन, क्योंकि ये एक प्रकार का हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है। तूतिया, ये भी होमोजीनियस बनाएगा। खड़ियां, ये तो निलंबन बनाएगा, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं, पूर्ण रूप से नेक्ड आइज से आप खड़ियों के जो पार्टिकल होते हैं वाटर में वो देख सकते हैं, तो ये निलंबन बनाएगा। ठीक है, ये भी हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन का उदाहरण है। एनसीईआरटी जो ये आपका जो टॉपिक है 9th की एनसीईआरटी में है, और काफी डिटेल्स में इसको एक्सप्लेन किया गया है, तो उसको आप टॉपिक को जरूर पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 17, 3 ग्राम हाइड्रोजन के पूर्णतः जल में परिवर्तित होने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको H2O का मोलिकुलर वेट पता है, परमाणु भार पता है, और उसमें हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है वो पता है। देखो पहले अनुपात देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है, ठीक है, H2O में, तो वो है 1:8। अब यहाँ पे 3 ग्राम पूछा गया, यहाँ पे 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता है। ठीक है, अब 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 16 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तब जाके ये H2O कहलाता है, यानी 2 H2O और एक ये ऑक्सीजन का मोलिक्यूल जिसका एटम, ठीक है, जिसका परमाणु भार 16 है। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना चाहिए, 8 × 24 ग्राम ऑक्सीजन, तब जाके ये जल में परिवर्तित होगा कंप्लीटली। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 17 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में कौन प्रकृति में परमाणु के रूप में उपस्थित है। तो परमाणु के रूप में केवल आर्गन यहाँ पे उपस्थित है, बाकी जो हाइड्रोजन ये एटम के रूप में है, ऑक्सीजन भी O2 यानी ये है एटम नहीं मोलिक्यूल, ठीक है, अणु के रूप में, ये भी अणु के रूप में है, और जलवाष्प में तो खैर विभिन्न प्रकार के एटम पाए जाते हैं। तो एटम के रूप में केवल कौन है यहाँ पे, वो है आर्गन। क्वेश्चन नंबर 19, जल के एक अणु में परमाणु की संख्या होती है। तो जल के एक अणु में परमाणु की संख्या होती है H2O, 2 हाइड्रोजन है और
1 है ऑक्सीजन, तो 2 और 1 3। H2O में 3 परमाणु हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है। क्वेश्चन नंबर 20, जीवाश्म की उम्र जानने के लिए उसमें उपस्थित किस समस्थानिक का अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है C14 का प्रयोग। तो 20 का हो जाएगा सही आंसर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, हीलियम। हीलियम हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। 21 का हो जाएगा डी ऑप्शन। हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताए थे। क्वेश्चन नंबर 22, परमाणु के मौलिक कण हैं। तो जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं किसी भी एटम में वो कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होती है यदि x = कक्ष संख्या है? तो क्या होगी? 2x², 2x2, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, परमाणु के नाभिक में स्थित कण। तो नाभिक में क्या क्या होते हैं परमाणु के? तो परमाणु के नाभिक में होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो यहां पे ये कहलाएगा ए ऑप्शन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला के ही परमाणु भार बनता है, क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या = एटम का परमाणु भार, और प्रोटॉन की संख्या जितनी होगी उतनी ही क्या होगी? परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है। क्वेश्चन नंबर 25, नाभिकीय परमाणु मॉडल किसने प्रस्तुत किया? थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर या डी नोगली? तो नाभिकीय परमाणु मॉडल ये प्रस्तुत किया था रदरफोर्ड ने, और अपने जो प्रयोग था रदरफोर्ड का, ठीक है, तो उससे उसने किसकी खोज की थी? न्यूक्लियस की खोज की थी। तो नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई? रदरफोर्ड के द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। द्रव्यमान संख्या निम्न में किसके बराबर है? तो जो द्रव्यमान संख्या होती है वो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। 26 का हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर। अब यहाँ पे देखो, प्रोटॉन संख्या = इलेक्ट्रॉनों की संख्या = एटॉमिक नंबर, यानी किसी भी एटम का जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, और वही उसका एटॉमिक नंबर भी होता है। और अगर इन तीनों में हम किसी में भी न्यूट्रॉनों की संख्या जोड़ दें तो वो क्या कहलाएगा? एटम का मास या परमाणु भार कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या? 2n2, ए ऑप्शन हो जाएगा सटीक आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, किसी पदार्थ के आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं तो वो क्या कहलाता है? ठोस, द्रव, गैस या इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे इंग्लिश में इसका वो हो गया, ये डेफिनेट लिख रहा तो इसको आप निश्चित कर दिए। ठीक है, किस पदार्थ के आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? यानी विच सबस्टेंस हैज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। तो जिसका डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है, निश्चित आकृति और आयतन होता है, वो कहलाता है ठोस। तो 28 का हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, और जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती है, जो उसको जिसमें रखा जाए उसी का आकृति वो ले लेता है तो उसे कहते हैं द्रव। यानी द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है, वॉल्यूम यानी आयतन निश्चित होता है। जबकि जो गैस होता है उसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में पदार्थ को चुने। तो इसमें पदार्थ कौन होगा वो आपको चुनना है। तो पदार्थ है इसमें बादल। बादल किस प्रकार का, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो ये एक कोलाइड सॉल्यूशन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में किस तापक्रम पर जल द्रव अवस्था में रहता है? अब यहाँ पे देखो, -5 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो जल बर्फ की अवस्था में रहेगा, यानी सॉलिड स्टेट में रहेगा। 120 डिग्री पर तो जल वाष्प बन जाएगा। 105 पर भी जल वाष्प अवस्था में रहेगा। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल लिक्विड अवस्था में रहेगा। डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया है एक स्वतः होने वाली क्रिया, द्रव के क्वथनांक पर निर्भर करती है, बिल्कुल करती है। शीतलता उत्पन्न करती है, ये बिल्कुल करती है।
यानी उपरोक्त सभी सही है। तो 31 का हो जाएगा डी ऑप्शन। 32 है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है? देखो, पदार्थ को उसके क्वथनांक पर द्रव से गैस अवस्था में बदलने के लिए जिस ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे लेटेंट हीट कहा जाता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यानी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो वो क्या है? सही आंसर हो जाएगा क्वथनांक पर किसी द्रव के वाष्पित होने में अवशोषित ऊष्मा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, वायुमंडल में उपस्थित गैसों में वाष्प कौन है? 33 का हो जाएगा H2O। वायुमंडल में जो गैसों में वाष्प होती है वो कौन है? H2O की तो बनती है वाष्प, तो ये डी ऑप्शन होगा। H2O की गैसीय फॉर्म है वाष्प। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किसमें परिक्षेपित अवस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम ठोस होता है? अब देखो, यहाँ पे आपको, अगर आपने कोलॉइड विलयन नहीं पढ़ा है तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए दोस्तों आप टॉपिक को पहले क्लियर कर लें। मैंने आपको पहले ही बताया, आपको बिल्कुल आगे बढ़ते जाना है टॉपिक वाइज। हम धीरे धीरे आपको यहाँ पे प्रत्येक टॉपिक की एमसीक्यू कराते जाएं। तो जो ये यूनिट 2 है ये आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। आप यूनिट 3 अब पढ़ना शुरू कर दीजिए अगर आपकी यूनिट 2 और यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है। हमारा भी यहाँ पे यूनिट 2 जो आपके सिलेबस में है, ठीक है, उसके क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। मैटर, उसका नेचर एंड बिहेवियर, तो ये आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। 9th में जो आपके फर्स्ट के 4 चैप्टर हैं केमिस्ट्री के, वो कंप्लीट इस यूनिट में डाले गए हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है परिक्षेपित अवस्था द्रव है और परिक्षेपण माध्यम ठोस है। ये कोलॉइड विलयन होता है। जैसे वो होता है ना कि जैसे सॉल्वेंट होता है, सोल्यूट होता है, किसी भी सॉल्यूशन में एक होता है सोल्यूट और सॉल्वेंट। लेकिन जो कोलॉइड सॉल्यूशन होता है उसमें हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को किन शब्दों में प्रयोग करते हैं? हम करते हैं परिक्षेपित अवस्था और परिक्षेपण माध्यम में। तो यहाँ पे परिक्षेपित अवस्था द्रव है और परिक्षेपण माध्यम ठोस है। किस में है? तो ये है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 34 का बी, जेल। ठीक है, जेल जैसे जेली, ये इसका एक उदाहरण है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब यहाँ पे इसने अवस्थाएं बता दी, हम कुछ अवस्थाओं के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं। परिक्षेपित अवस्था और यह परिक्षेपण माध्यम यानी जिसमें वो घुलेगा। तो अगर परिक्षेपित अवस्था सॉलिड है और परिक्षेपण माध्यम क्या है? लिक्विड, तो यह कहलाता सोल। उसी प्रकार अगर परिक्षेपित अवस्था क्या है? लिक्विड है और परिक्षेपण माध्यम भी क्या है? लिक्विड ही है, तो यह कहलाता है इमल्सन। जैसे दूध, दूध किसका एग्जाम्पल है? इमल्सन का। और अगर परिक्षेपित जो अवस्था है ये है लिक्विड और ये क्या है? परिक्षेपण माध्यम है गैस, तो ये कहलाता है एरोसोल। तो ये तो मैंने सिर्फ 3 एग्जाम्पल आपको बताए हैं, ठीक है। इसकी एक कंप्लीट तालिका वहां पे बनाई गई है आपकी 9th की एनसीईआरटी बुक में। क्वेश्चन नंबर 35, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित अवस्था दोनों द्रव हो तो कोलॉइड को क्या कहते हैं? अगर दोनों द्रव हैं तो इन्हें कहते हैं इमल्सन। यहाँ पे देखो ऊपर मैंने बताया है कि परिक्षेपित अवस्था भी लिक्विड है और परिक्षेपण माध्यम भी कैसा है? लिक्विड है। ये ऐसा कर रखा मैंने, ठीक है, लिक्विड। दोनों अगर लिक्विड है तो इसे कहते हैं इमल्सन। जैसे इसका एग्जाम्पल है दूध। क्वेश्चन नंबर 36, तापक्रम बढ़ाने पर किसी द्रव में गैसीय पदार्थ की विलेयता। तापक्रम बढ़ाने पर क्या होता है? गैसीय पदार्थ की विलेयता में उसकी विलेयता घट जाती है। इसका कारण क्या है? अब देखो, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे दूर दूर होते हैं। अब माना ये किसी सॉल्वेंट में हमने गैसीय पदार्थ को हमने क्या किया? उसका सॉल्यूशन बनाया, उसको हम विलय कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसका तापक्रम बढ़ाएंगे तो जो ये गैसीय पार्टिकल्स हो जाएंगे तापक्रम से ये क्या चल जाएंगे? दूर दूर चले जाएंगे, ठीक है। इनका विसरण होगा और ये दूर दूर चले जाएंगे। अब ये दूर दूर चले जाएंगे यानी ये कुछ बाहर निकल जाएंगे, तो फिर इसमें ये विलय कैसे होंगे? तो इसलिए तापक्रम बढ़ाने पर किसी द्रव में गैसीय पदार्थ की विलेयता घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 37, साधारण नमक को जलीय विलयन से किस विधि द्वारा पृथक करेंगे? तो 37 का हो जाएगा रवाकरण विधि यानी क्रिस्टलाइजेशन द्वारा। साधारण नमक को
जो समुद्री नमक होता है, तो समुद्री जल से जो नमक को पृथक करते हैं, समुद्र से नमक को निकालने की जो प्रोसेस है उसे क्रिस्टलाइजेशन द्वारा ही निकाला जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ये याद करना है इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 38, बादल एक, तो बादल क्या है? एक कोलाइड है, कई बार मैं आपको ये बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 39, प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 40, किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है? तो परमाणु अविभाज्य है, ये कहा था डाल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, दाब बढ़ाने पर किसी द्रव का क्वथनांक। तो अगर आप दाब बढ़ाओगे तो द्रव का क्वथनांक भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक जो होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ता है, और दाब घटाने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, बर्फ के टुकड़े का गर्म करने पर वह पिघलने लगता है किंतु तापक्रम स्थिर रहता है, दी जा रही ऊष्मा कहाँ चली जाती है? गुप्त ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। बर्फ के कणों को स्वतंत्र गति के योग्य बनाती है, ताकि वो क्योंकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ठोस के मुकाबले दूर जल जाता है, उसमें विसरण ज्यादा होता है। गर्म की जा रही सामग्री में छुपी रहती है। तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, कार्बन परमाणु में उपस्थित न्यूक्लियन की संख्या क्या होती है? देखो न्यूक्लियन ये नाभिक में पाए जाते हैं, ठीक है, जो न्यूक्लियस में होते हैं, और न्यूक्लियस में कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये दोनों न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, इसलिए इन दोनों को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियन कहा जाता है। तो न्यूक्लियन की संख्या कार्बन परमाणु में कितनी है, ये आपको बतानी है। अब देखो, कार्बन के जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है, यानी इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 6 है। प्रोटॉन की संख्या एटॉमिक नंबर के बराबर होती है, और कार्बन का जो मास होता है वो होता है 12। मैं यहाँ पे कार्बन 12 की बात कर रहा हूँ, कार्बन 14 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो देखो, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल टू जो इसका भार होता है, मास होता है, तो 6 प्लस n इक्वल टू 12, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 6 होगी। 6 से 12, यानी इसमें 6 न्यूट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियन पूछ गया है, ठीक है, तो ये 12 हो जाएगा, बी ऑप्शन। प्रोटॉन 6 है और न्यूट्रॉन भी 6 है, तो 6 से 12 हो जाएंगे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी न्यूक्लियन की संख्या, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी है? तो वो है 12। और वैसे भी एटॉमिक जो परमाणु भार है वो न्यूक्लियन की संख्या के ही बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में कौन कण को निरूपित करता है? तो 44 का हो जाएगा यहाँ पे हीलियम +2। क्वेश्चन नंबर 45, एसटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन क्या होता है? 22.4 लीटर। एसटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से कौन उपधातु है? तो यहाँ पे हो जाएगा जर्मेनियम, यहाँ पे उपधातु हो जाएगा। ये क्वेश्चन कल भी यहाँ पे रिवाइज हो चुका है, ये क्वेश्चन कल ही मैंने आपको ये बताया था। क्वेश्चन नंबर 47, जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो बनता है। तो 2 या 2 से अधिक तत्व जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? कंपाउंड बनता है, एक यौगिक बनता है। क्वेश्चन नंबर 48, एथेनोइक अम्ल का अणुसूत्र C2H4O2 है, इसका सरल सूत्र है तो C2H4O2। ठीक है, ये किसका सूत्र है? ये है एथेनोइक अम्ल का, तो इसका जो सरल रूप है वो है B, CH2O। और CH2 को हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, फॉर्मिक एसिड CH2O। अगर हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये देखो कार्बन की चारों संयोजकता यहाँ पे पूर्ण हो चुकी है, तो ये है फॉर्मिक एसिड। और ये C2H4, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं CH3COOH। ये कौन सा एसिड? ये है एथेनोइक एसिड, और ये है फॉर्मिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में कौन निलंबन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सस्पेंशन? तो विलंबन है यहाँ पे मटमैला जल, क्योंकि मटमैले जल में बहुत सारे पार्टिकल, बहुत सारी अशुद्धियां होती है, उसमें मिट्टी होती है, जो पार्टिकल हमें नेक्ड आइज से दिखाई देते हैं, ये लार्ज पार्टिकल्स का ये क्या होता है? मिक्सर होता है जल के साथ। तो ये क्या होते हैं? मटमैला जल, जो कि एक निलंबन का ये प्रकार है। निलंबन, कोलाइड और प्योर सॉल्यूशन। निलंबन और कोलाइड ये क्या है? हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है।
50 वह प्रक्रिया है जिससे इनकी गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है, कहलाता है। ठीक है, गंध वायु में चारों ओर फैल जाती, वो क्या कहलाता है? विसरण। क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, गैस के पार्टिकल चारों ओर क्या हो जाते हैं? डिफ्यूज हो जाते हैं, जिससे वायु में उसकी गंध चारों ओर फैल जाती है। तो ये आज के पार्ट के 50 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। और जो ये टॉपिक हमारा चल रहा है अभी, मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, इसका ये दूसरा पार्ट था। और 50 और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में, यानी टोटल 100 क्वेश्चनों के बारे में हम पिछले 2 पार्ट में चर्चा कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।